हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको हमने समझाया था। इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति की गणना हमने आपको बताया था। आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे और बहुत ही डिटेल में हम आपको समझाएंगे। जिस प्रकार से हमने आपको अच्छी स्थिति समझाया था वैसे ही निरक्षीय स्थिति को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति, देखिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निरक्षीय स्थिति इंग्लिश बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। यानी निरक्षीय स्थिति। देखिए, निरक्षीय स्थिति बताने से पहले मैं आपको फिगर समझाएंगे। फिगर को ध्यान से समझना है क्योंकि फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन हो, अगर आपको वहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले आप फिगर पर फोकस कीजिए। आपको फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि फिगर से ही पूरा डेरिवेशन होता है। तो चलिए फिगर को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो मेरे पास पिंड हैं। ये तो क्या है, आवेशित पिंड है। इस पिंड का नाम हम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। इन दोनों के बीच की दूरी यानी अल्पांश लंबाई से हम बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई, वो क्या है हमारी 12 है। ये अब इस पिंड पर हमने क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है और इस पिंड को मैंने क्या दिया है, माइनस क्यू आवेश दिया है। मतलब दो पिंड हैं ए और बी जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है और दोनों के बीच की जो अल्पांश लंबाई है यानी प्रभावकारी लंबाई वो क्या है, 12 है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पिंडों के बीच में एक बिंदु है ओ, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, उसे हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस उदासीन बिंदु से एक हम अक्ष खींचते हैं जिसे हम बोलेंगे उदासीन अक्ष। अब उदासीन अक्ष पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं इस उदासीन अक्ष पर कोई एक बिंदु है P जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति की गणना करनी है। मतलब उदासीन बिंदु पर एक उदासीन अक्ष पर क्या है, एक बिंदु है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति की गणना करनी है। अब आपको हमने बताया था कि जहाँ पर हम किसी चीज़ की गणना करते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक परीक्षण आवेश होता है यानी एकांक धन आवेश होता है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको समझाया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक एकांक धन आवेश है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस आवेश है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इसकी दिशा ऐसे होगी बाहर की ओर, ऐसे। ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आवेश प्लस है और ये आवेश क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी इसकी दिशा हो जाएगी नीचे की ओर, ऐसे। ठीक, फिगर को ध्यान से समझना, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये देखिए, समान आवेश थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, जिसकी दिशा कहाँ थी, बाहर की ओर थी। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जिसकी दिशा हो जाएगी ये नीचे की ओर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इनके बीच की जो कुल दूरी है वो 12 है, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी L हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और यहाँ से जो बिंदु P है, यहाँ की दूरी को हम R मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। ये हमारा हो जाएगा L। इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर E, यहाँ पे वेक्टर लगेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। और यहाँ पर कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, प्लस क्यू प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसके सफिक्स में छोटा सा लिखेंगे प्लस का क्यू। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो ये हमारा हो जाएगा E
और कौन इसको आकर्षित कर रहा है, माइनस का क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम इसकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि इसके हम कोण की बात करें तो ये कोण यदि क्या हो जाए, थीटा हो जाए, ये कोण क्या है हमारा, थीटा है, तो इसका जो बाह्य कोण होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो इन कोणों का जो योगफल होगा 2 थीटा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है ना। ये थीटा और थीटा को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करें तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक बिंदु है ई, जिसमें हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से फिगर को आपने अच्छे से समझा। ठीक है ना, फिगर को ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ऊंचाई पता है r, और इसका आधार देखिए, इस त्रिभुज की बात कीजिए, किसी एक त्रिभुज की बात कर लीजिए, ऐसे हम बात कर लें POA की, तो यहाँ पे हमको ऊंचाई पता है और इसका आधार पता है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से इसके कर्ण का पता करें तो कितना आ जाएगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा r, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस इसका आधार हो जाएगा l स्क्वायर, तो कर्ण निकल के आएगा √i स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये निकल कर आएगा, या पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम एक एक गणना करेंगे। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पे प्लस का क्यू हो जाएगा, तो ये सदिश राशि से वेक्टर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। देखिए हमने आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर होता है। तो r क्या है, बीच की दूरी है, तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी a से p, तो यहाँ पे लिख देंगे AP स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दिशा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में दिशा बताना बहुत जरूरी होता है। तो A से P की ओर देखिए बाहर जा रही है, तो यहाँ पर आपको देना है A से P की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम E माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना चाहें तो हो जाएगा इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर, यानी इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, P से B हो जाएगी, तो हो जाएगा PB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। और इसकी दिशा की बात करें तो P से B की ओर, देखिए दिशा एरो को ध्यान दीजिएगा, तो दिशा हो जाएगा P से B की ओर। ठीक, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। इस प्रकार से ये क्या है, क्योंकि हम जानते हैं यदि संगत कोण बराबर हों, यानी दो आमने सामने के कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएं यानी सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ये भुजा AP और इसके सामने की भुजा जो हमारी PB होगी वो बराबर होगी, यानी जो हमारा AP होगा वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस का Q बराबर होगा E माइनस का Q के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देना, ये परिमाण में बराबर होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने देखिए वेक्टर नहीं लगाया है, जबकि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, वेक्टर लगाया है, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में समान नहीं है, क्योंकि ये दिशा ऊपर की ओर है और ये दिशा नीचे की ओर है, यानी दिशाएं आपस में समान नहीं है, तो ये परिमाण में समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेक्टर आप मत लगाना। अब यहाँ पर देखिए, एक हम आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाते हैं, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे तो निरक्षीय स्थिति के बहुत से हर राइटर ने अपने मेथड से समझाया है, तो यहाँ पर एक हम बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। एक हम टॉपिक 11th का, आपने 11th में फिजिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक टॉपिक है सदिश का, समांतर चतुर्भुज का एक टॉपिक है, वो टॉपिक हम यहाँ पे जोड़ के आपको समझा देते हैं, फार्मूला निकालते हैं,
उस फार्मूले की सहायता से यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की गणना करेंगे तो आप देखिएगा निरक्षीय स्थिति कितनी आसान तरीके से आप उसका फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। देखिए बाकी हर टीचर हर राइटर अपने हिसाब से समझाता है, तो यहाँ पे जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना, बहुत ही सरल तरीका होगा और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो देखिए 11th एक टॉपिक है सदिश का, समांतर चतुर्भुज का, कि यदि यहाँ पर एक सदिश हमारा ए हो और दूसरा सदिश हमारा क्या हो, बी हो, और इनके बीच का कोण यदि थीटा हो तो इनका परिणामी सदिश जो होता है आर, उसका फार्मूला होता है आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है, ये 11th का एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस फार्मूले की सहायता से हम देखिए निरक्षीय स्थिति की गणना कितनी आसान तरीके से करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए फार्मूला, ठीक है ना, ये आपके बहुत काम आएगा और इसी फार्मूले की सहायता से हम निरक्षीय स्थिति की गणना करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले की सहायता से आपको सिखा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता को हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा ई से लिखेंगे, ई। अब यहाँ पर भी देखा 2a तो हो जाएगा 2, यहाँ पे a क्या है, भुजा है, तो यहाँ पे आप किसी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ले सकते हैं a के स्थान पे, तो हमने ले लिया e प्लस का q। आप e माइनस का q भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। तो 2a cos थीटा बाई 2 था, अभी आप देखिए थीटा बाई 2 लिखा था, तो वहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 थीटा है, इसका जो कोण है वो क्या है, 2 थीटा है, और बटे हो जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए e यानी 2 और e प्लस क्यू, तो e प्लस क्यू का मान यहाँ से रख सकते हैं आप, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AP यानी A से P के बीच की जो दूरी है वो है अंडर रूट r² प्लस l², और यहाँ पे लगा होल स्क्वायर, तो इसका लग जाएगा होल स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos थीटा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, cos थीटा। और आपने लाल बटी कक्का से पढ़ा है मैथमेटिक्स में, यानी लाल बटी कक्का से क्या पढ़ा है, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यानी यहाँ पे देखिए हम आपको समझा देते हैं, लाल बटे कक्का से पहला साइन दूसरा cos होता है, तो cos कहता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये हमेशा कर्ण होता है, तो आधार आपका हो जाएगा L, तो हो जाएगा यहाँ पर L अपान कर्ण, तो कर्ण हमारा हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस l², r² प्लस l²। ठीक, इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे, बहुत ही आसान है, बस आपको सिस्टम से समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे कर लें, और 2 यहाँ पे देखना 2 को हम इधर दे देते हैं, तो हो जाएगा 2q, और यहाँ पे हो जाएगा l। अब यहाँ पे एक बात को समझना, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस l², और यहाँ पे देखिए अंडर रूट r² प्लस l² है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी घात जो है वह 1/2 है। अंडर रूट का मतलब होता है घात हमारी कितनी है, 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस l² की घात 1/2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखना 2ql, तो हमने पीछे पढ़ा है P बराबर होता है 2ql, पीछे हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तो P बराबर हो जाएगा 2ql, तो इसके स्थान में P पुट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखना इसकी घात यदि 1 हो तो आधार समान होती हैं, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा आपका r² प्लस l²। अब घातें जोड़ दीजिए, 1 में आप 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3/2, ये आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, तो इसकी घात हो जाएगी 3/2, तो ये आपका ई निकल के आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका इसका फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यानी जो हमारा एल है वो क्या है, आर की अपेक्षा में छोटा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इधर साइड में समझा दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में यदि हमारा एल क्या हो,
यानी एल को या तो यहाँ पे 2L ले सकते हो, 2L क्या हो, छोटा हो R की तुलना में, तो ये हमारा एल क्या होता है, छूट जाता है, ये आप जानते हैं। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एल स्क्वायर छूट जाएगा, तो यहाँ से 2 से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा R क्यू। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला बनकर तैयार होता है। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने अच्छी स्थिति पढ़ाया था, तो ये हमारा निरक्षी स्थिति का फार्मूला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, बस आपको अच्छे से समझना है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निरक्षी स्थिति हमने आपको कंप्लीट कराया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो अच्छी स्थिति था उसमें क्या खासियत थी, यहाँ पे 2 था, 2p था, बाकी सेम था, सिर्फ यहाँ पे 2 था। तो यहाँ कभी कभी पूछ लेता है कि जो अच्छी होता है वो निरक्षी का कितना गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको 2 से गुणा कर देंगे तो निरक्षी के वो अच्छी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अच्छी में क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, जबकि निरक्षी में यहाँ 2 नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अच्छी जो होता है निरक्षी का कितने गुना होता है, तो यहाँ पे को जवाब देना है कि अच्छी जो होता है निरक्षी का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आपको निरक्षी स्थिति को बहुत डिटेल में समझाया, आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें, तब तक देखें जब तक समझ में ना आ जाए। तो आप जितनी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है, या जितने चैप्टर को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए हैं, उनको आप तैयार कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको ये जो हमने आपको समझाया है कुछ समझ में आया है या नहीं। ओके, थैंक यू।